ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਪਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗਾ ਚੈਟਰਜੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਲਕੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਬੰਗਾਲ, ਦ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅਤੀਤ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। डॉक्टर गर्गा चैटर्जी। नमस्कार। यहाँ जो हम लोगों को जो बुलाया गया है इसलिए हम लोग सब आभारी हैं, और मैं बंगाल में मेरे जो साथी हैं उनके तरफ से भी आप सब लोगों को शुक्रिया बोलता हूँ। हम शुक्रगुजार हैं उसलिए। मैं जो यहाँ जो बोलूँगा वो ज़्यादातर बंगाल के संदर्भ में ही बोलूँगा, पर सिर्फ ये सिर्फ बंगाल का प्रश्न नहीं है। ये हमारे जो भारतीय संघ जो है, इंडियन यूनियन जो है, इंडियन यूनियन में जितने जो लिंग्विस्टिक नेशनलिटीज़ हैं, यानी भाषिक जातीयता जो है, भाषिक जो हम बंगला में बोलते हैं जाति सत्ता, वो है, उन हर एक के लिए ये बहुत बर्निंग इशू है और बर्निंग सवाल है। तो उसी हिसाब से हम शुरू करते हैं। पहले देखिए कि पहले हम ये बोलना चाहते हैं कि बांग्ला जो है, ये बांग्ला संख्या के हिसाब से बहुत बड़ी भाषा है। भाषा के तो कोई रैंकिंग नहीं होता है, ये संख्या से या तथाकथित संस्कृति कितना ऊंचा है नीचा है, ऐसे कोई भाषा का कोई रैंकिंग नहीं होता है। भाषा हर एक जो कौम है उनका अपने बीच में अपना अंदरूनी जो समाज, उसको तैयार करने के लिए और समाज को आगे ले जाने के लिए जो साधन है वही भाषा है। और यही बात है कि इसमें कोई रैंकिंग नहीं है। पर फिर भी ये मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बांग्ला दुनिया का कैसे आप गिने इस पर निर्भर करता है, पर बांग्ला सोचा जाता है ये दुनिया का 5वां या 7वां, 5, 6 या 7वां सबसे बड़ा भाषिक कौम है। ठीक है, भाषिक कौम ये जो है कहाँ है, ये हमारे कौम के सबसे बड़ा गुट जो है वो है पूर्वी बंगाल जो है, वहाँ है। तकरीबन 25 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं बंगला बोलने वाले। उसका पॉलिटिकल फॉर्म जो है अभी उसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। और दूसरे जो पॉलिटिकल फॉर्म्स हैं जहाँ बंगला का काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं, एक समझिए कि 9 से 10 करोड़ तकरीबन वेस्ट बंगाल में रहते हैं, हम जहाँ के बाशिंदे हैं। त्रिपुरा वो भी बंगाली मेजॉरिटी इलाका हुआ है। वो जो हुआ है वो भी दुख की बात है, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय जो लोग थे वो कभी मेजॉरिटी में थे और बंगला भाषी लोग अभी वहाँ वर्चस्व में हैं, और असम में भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। तो ये हुआ कि बंगला की दुनिया विश्व में कहाँ है। अब भाषा सिर्फ एक बोली नहीं है। माँ बोली जो होता है, बंगला में रहा है, माँ बोली सिर्फ बोलने की साधन नहीं है, ये
हम जिसको कहते हैं कि किसी एक कौम का अपना जो परिचिति होता है, जिसको हम सेल्फ आइडेंटिटी कहते हैं, उसका साधन है, पर उससे भी बहुत बढ़के है, क्योंकि सेल्फ आइडेंटिटी से जुड़ा होता है एक से दूसरे को जुड़ना भी। ये सिर्फ अपने आप के अंदरूनी कुछ चीज़ है नहीं, ये समाजी चीज़ है। अगर ये समाजी चीज़ है तो ये एक से दूसरे को, जो समाज बना हुआ है, उसको बनाया रखता है। दूसरी बात है, ये हमारे पुरखों से हमको जुड़ता है, ये हमारे सामने वाले जो पीढ़ी आने वाले हैं उनसे हमको जुड़ता है। और ये जो पुरखें, हम, हमारे आगे वाले पीढ़ी, ये जो जुड़े हुए जो कौम हैं और इनके जो इंटरेस्ट्स हैं, इनके जो संस्कृति हैं, इनके जो सपने हैं, इनके जो दुख हैं, ये सबको मिला के दुनिया को देखने का जो दृष्टिकोण है या पॉइंट ऑफ व्यू है, भाषा उसका भी साधन है। यानी दुनिया को देखने का हर एक कौम का पॉइंट ऑफ व्यू तो एक नहीं होता है, क्योंकि हर एक कौम का एक पर्टिकुलर एक दृष्टिकोण रहता है। वो पर्टिकुलर दृष्टिकोण को शेप करता है ये भाषा या माँ बोली। तो इसीलिए हम बोलना चाहते हैं कि माँ बोली सिर्फ एक अंदरूनी इमोशनल बात नहीं है, ये पर्सनल तो है ही, पर ये सोशल भी है, ये इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकल क्योंकि है, ये लीगल क्वेश्चन भी है। हम थोड़ी में इसमें सब में आएंगे। पर भाषा और एक माँ बोली जो है, ये और एक भी चीज़ करता है कि हम लोग कहीं भी हों, हम पुरखों की बात किए और ये जो हमारे अगले पीढ़ी के बात किए, तो हर एक हम लोगों का जन्म कहीं होता है, किसी मिट्टी में होता है, और जिस मिट्टी में होता है उनसे हम लोगों का जुड़ने का साधन भी ये भाषा होता है। क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन अभी उतना भी उस तरह नहीं गया है कि हम हवा में पैदा नहीं होते हैं, हम मिट्टी में पैदा होते हैं, और मिट्टी से लगाव जो है वो हमारे लिए, हम सोच सकते हैं कि पेट्रियोटिज़म हो या देशभक्ति जो हो, उसका एक सबसे बुनियादी इशू है कि उसका एक बुनियादी शर्त है कि आप जुड़े हुए अपने मिट्टी से। तो मिट्टी से हम पैर से जुड़े होते हैं, हवा से जुड़े होते हैं, और भाषा से भी जुड़े होते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोगों को पूरी तरह से मिट्टी से जुड़े हुए संपूर्ण मानव या संपूर्ण पूरा इंसान बनना है, तो भाषा की सवाल बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों से अपने भाषा की अधिकार छीना जा रहा है, उनको एक तरफ से अपने इंसानियत से दरकिनार किया जा रहा है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि ये ह्यूमन राइट्स का भी क्वेश्चन है। अगर अपने भाषा का पूर्ण अधिकार जो है किसी को नहीं दिया जा रहा है, उनका ह्यूमन राइट्स छीना जा रहा है। इसलिए हम अगर अब इस इशू को अगर देखेंगे तो ये हर एक पहलू से हमको देखना चाहिए, और ह्यूमन राइट्स एंगल से भी देखना चाहिए। हम जिसको कहते हैं कि स्थानिक संस्कृति, क्योंकि अगर हम पहले बांग्ला की अगर डेवलपमेंट देखें, ये कितना पुराना है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें कितने कवि, कितने साहित्यकार जन्म लिए हैं, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है कि इससे बहुत लोगों का जीवन, साधन, सपना और समाज बनाने का जो पूरा जो ढांचा है वो है ये। तो बांग्ला जैसे कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड अगर हम देखें, तब बांग्ला में ज़्यादातर हिंदुओं का एक एलीट संप्रदाय जो था, वो अपने आप को ये बांग्ला के थ्रू में अपना एक सेल्फ आइडेंटिटी उनका बनता रहा।
और जैसे हर एक कॉलोनियल जो प्रोडक्ट होता है उसका चेहरा दो होते हैं, एक घर का एक बाहर का। तो एक मुखौटा तो उनका फिरंगों के लिए था। जैसे मेरा पुरखों का दिया हुआ नाम होगा चट्टोपाध्याय, मैं लिखता हूँ चटर्जी। मैं सिर्फ नहीं लिखता हूँ, मेरे ग्रैंडफादर और उसके पहले भी लिखते थे। ये उनके लिए बना हुआ था। पर जब हमारे घर में पूजा वूजा होता है तब चट्टोपाध्याय बोला जाता है। तो इससे मैं बोलना चाहता हूँ कि हर एक के लिए दो मुखौटे, ये जो एलीट कॉलोनियल क्लास, एलीट जो बुर्जुआ क्लास, जो हर एक ये जो भाषिक कौम का जो डेवलपमेंट होता है कॉलोनियल पीरियड में, उनका ये दोनों मुखौटे, ये दोनों चेहरे रहते हैं। कौन असली है कौन नकली है ये हम नहीं बोलना चाहते हैं, वो शायद अपने घुल मिल जाते हैं, क्योंकि कि हर वक्त आप एक्टिंग नहीं कर सकते हो। वो अपने अंदर भी चले जाते हैं, वो बाहर भी चला जाता है, पर ऐसा होता है। पर हमने जो देखा है ये प्रोसेस कि आपके बाहर एक चेहरा है, अंदर के लिए एक चेहरा है, अपने आप के लिए। जैसे आप बाहर जो चेहरे दिखाते हो, वो बाहर के चेहरे से आपने मुंह से ये शब्द नहीं निकलते हैं कि हम। अब अंदर का जो आप चेहरा है वहाँ ये शब्द निकलता है हम। ठीक है, हम लोग। अब हम लोग जब हम बोलते हैं बंगला में, तब हम हमारे कौम की बात करते हैं। और बाहर जो कहते हैं वो एक गुट जैसे बात करते हैं कि एक ट्रांजैक्शनल आपका वो लेना देना का जो पर्सनल ऑलमोस्ट आपका जो इंटरेक्शन रहता है। तो बंगला में भी ये हुआ, और ये जो डेवलपमेंट हुआ इनका एट सम फेज जो हुआ कि एक तो ये गुट रहा कि हम बंगला अगर हम लोगों का माँ बोली है तो, और माँ बोली तो माँ की समान होता है, तो माँ की हाथ पकड़ के हम दुनिया को जानेंगे देखेंगे, ये एक है। अब दूसरा, अब अपनी माँ तो अपनी माँ ही होती है, वो जो देती है तो दूसरा कोई तो नहीं देती है। पर यह भी हो सकता है कि दूसरे किसी के पास बहुत साधन है, दूसरे टाइप के जेवरात हैं, नौकरियां हैं, ये हैं, वो हैं, एडवांटेजेस हैं। तो एलीट क्लास में हर वक्त, स्पेशली वो एलीट क्लास जो अपनी कौम की भाषा से अपना दुनियादारी नहीं चला सकता है, पूरा पॉलिटिकल रीज़न से हो या जो भी कारण से हो, उसमें उस एलीट क्लास में एक विभाजन, एक तकसीम होता है। और बंगला में भी ये हुआ है कि एलीट क्लास का एक सेक्शन है जो सोचता है कि बंगला उसके लिए एक लायबिलिटी है, और दूसरा कुछ पाने के लिए वो कोई दूसरा कुछ इंजन में आपका अपना बोगी लगा दिया, बोगी लगाना चाहते हैं कि वो, क्योंकि उनका डेस्टिनेशन दूसरा है। अब इंजन हमारा भी है, हम लोग जो बंगला के साथ हैं, डेस्टिनेशन दूसरा है। और ये जो विभाजन है, ये विभाजन आपको हर एक नॉन डोमिनेंट भाषा ग्रुप में आपको दिखेगा। ये बंगला का कोई स्पेशल सवाल नहीं है। जैसे जब एक लैंग्वेज ग्रुप डोमिनेंट हो जाता है, पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि हिंदी हो, बंगला हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, हर एक भाषा में कोई अंदरूनी पावर कैरेक्टर नहीं रहता है। इनके शब्द में, इनके जो लफ्ज़ हैं, इनमें कोई अंदरूनी कैरेक्टर नहीं रहता है। पर इसके पावर के साथ संपर्क जो है, उससे कोई भाषा कवच हो सकता है, अगर आप डिफेंसिव हो रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, और कोई भाषा जिसके पास डोमिनेंट पावर है, वो शस्त्र बन जाता है दूसरे को दबाने के लिए। ये दो टाइप के हैं। बंगला का जो अनुभव है ये हर एक खेमे में है। हम थोड़ा उसका छोटा स्टोरी बताते हैं। कॉलोनियल पीरियड में, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में, क्योंकि फ़िरंगी लोग ज़्यादा बंगाल में ज़्यादातर आके वहाँ अपना बेस बना के वो ये सब कॉन्टिनेंट में वो फैले, तो ये जो उनका जो कोलैबोरेटर क्लास जो था, वो बंगाली एलीट क्लास से उनका बहुत जोर बहुत गहरा था।
इसलिए वो लोग जो किए थे कि बांग्ला या बांग्ला का जो देश है उसके आसपास जो इलाके हैं वहाँ उनका ज़्यादा वर्चस्व था। जैसे असम इलाका या उड़ीसा का इलाका या झारखंड के, आज जो झारखंड है उस इलाके में बहुत सारे जगह में बांग्ला का दबदबा था, जो दबदबा का ओरिजिन था उस एलिट क्लास का पावर के साथ कोलैबोरेशन के लिए। वो पॉपुलेशन से यानी नीचे से वो नहीं उभर के आ रहा था, वो ऊपर से नीचे जा रहा था। ठीक है, बांग्ला का ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में ये अनुभव रहा है। ये मैं बांग्ला मेन होमलैंड के बाहर के इलाका का बात कर रहा हूँ। अब होमलैंड के इलाके में ये सच है कि ब्रिटिश कॉलोनियल जो क्लास था, वो कोलैबोरेटर क्लास जो था, बहुत टाइम के लिए वो दोनों मुखौटे उनके थे। और दोनों मुखौटे के साथ साथ बर्तानिया के जो प्रशासन था उसका हमारे इंटरनल लिंग्विस्टिक क्वेश्चन में उतना दखलदारी ना देने के लिए बांग्ला का एक सर्टेन डेवलपमेंट हुआ। ये हम लोगों को मान लेना चाहिए, ये सही बात है। और इसके एडवांटेजेस हमको आज भी मिलते हैं, वो हम थोड़ा आपको बताएंगे बाद में। पर बांग्ला जब 47 में जब हमारा देश जो बांग्ला जो है वो तकसीम हो गया था, तब दो खेमे में हमारे दोनों काफ़ी अलहदा अनुभव थे। तकसीम के पहले इस बांग्ला का जो भाषा था काफ़ी सारा डेवलपमेंट उसमें हुआ था। जैसे उसका वोकेबुलरी बढ़ा था, बहुत चीज़ों से उसका लेना देना था, और बहुत मौलिक ज्ञान भी उसमें बन रहा था। शिक्षा में बांग्ला माध्यम यही स्टैंडर्ड था। अब जितने अगर बंगाली विज्ञानी अगर 47 के पहले अगर आप देखोगे, जो देश विदेश में पढ़ के आए हैं, नाम कमाए हैं, राष्ट्र नेता बने हैं, जो भी हैं, ये बांग्ला माध्यम के स्टूडेंट्स थे। जैसे कुछ नाम तो सबको पता होगा, सत्येंद्रनाथ बोस विज्ञानी के नाम बोल रहे हैं, जगदीश चंद्र बोस, ये नाम हम, मेघनाथ साहा, ये नाम हम बता रहे हैं क्योंकि आज एक जो प्रचार है कि कुछ भाषा विज्ञान के लिए बहुत ख़राब है, विज्ञान या विज्ञान के चर्चा के लिए बहुत ख़राब है। हमारे इतिहास या अतीत ये नहीं बोलता है, और ये सांप्रतिक अतीत है। ये हम वो वेदा और वो सब मोहनजोदारो की बात नहीं कर रहे हैं। हम 100 साल 80 साल पहले की बात कर रहे हैं। इसके साथ और भी एक चीज़ होता है, अगर माँ बोली में आपका शिक्षा हो रहा है, माँ बोली में ज्ञान विज्ञान हो रहा है, उससे एक कॉन्फिडेंस आता है। जिस भाषा में आप माँ से बोल रहे हो, उसी भाषा से अगर आप सोच रहे हो कि ये टेबल कैसे बना हुआ है, उसी भाषा में अगर सोच रहे हो कि ये कैमरा कैसे चलता है, तो कैमरा को खोल के उसके पार्ट्स या यंत्र देखने का भी जो कॉन्फिडेंस है वो भी आपके अंदर आता है। नहीं तो अगर आप दूसरे की साधन से, अगर आपका माँ आपको दिखा दिया कि बेटा देखो ये ऐसे ये चलता है, आप देख लो, ये एक बात हुआ। और अगर गैर कौमी कोई आया आपको दिखा, ये देख लो कैमरा, दूर से देख लो, ऐसे ये चलता है, एकदम उल्टा पुल्टा मत छुओ, खराब हो जाएगा। अगर वैसे आप नॉलेज को, ज्ञान विज्ञान को अगर अप्रोच करते हो, तो आप कॉपी मास्टर बनते हो। ठीक है, आप उसको ज़्यादा अंदरूनी टच नहीं करते हो। एक बात यह है, टच कर सकते हो अगर आप अपने को अंदरूनी तरह से उस जो डोमिनेंट भाषा है उस गोष्ठी के पास अपने को समर्पण कर दो, यानी अपने माँ बोली से अलग कर दो अपने को। अब इसके अब बोलते हो ये भी तो एक रूट है। ये रूट खराब है क्योंकि इस रूट से आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, क्योंकि
एक होम ग्राउंड में अगर आप मैच नहीं खेलोगे तो आप लोग के जीतने के चांस बहुत कम है। ये होम ग्राउंड एडवांटेज हर एक कौम को होना चाहिए। ये खेल में भी होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान में भी होना चाहिए, राजनीति में भी होना चाहिए। दुनियादारी के हर एक जो मसले हैं उसमें ये होम ग्राउंड एडवांटेज हर एक कौम को होना चाहिए, क्योंकि हर एक कौम का होम ग्राउंड, होमलैंड, मदर लैंग्वेज, ये जो जुड़े हुए जो सवाल हैं, इनका जो एडवांटेज जो हमको रब ने दिया हुआ है, ये कोई किसी का दान नहीं है, ये तो ऊपर से दिया हुआ है। इसका जो एडवांटेज हर एक को होना चाहिए। ये छीनना का जो चीज़ है या इससे दरकिरार होने का जो चीज़ है, इससे एक इंसान, हमारी सोच है कि पूरा इंसान नहीं बनता है, वो छोटा इंसान बन जाता है। क्योंकि प्रचार दूसरा है कि अगर आप अपने भाषा को सबसे बुनियादी सवाल समझते हो तब आप छोटा आदमी बन जाते हो, यही प्रचार है ना। हम बोल रहे हैं कि दूसरा है कि अगर आप अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को अगर बुनियादी नहीं समझते हो तब आप छोटे आदमी बन जाते हो। अब छोटी मैं दो एक बात कहना चाहता हूँ, ये पास्ट ग्लोरी की बात नहीं कर रहा हूँ पर फिर भी बोलने का ये है। कलकत्ता में एक रास्ता है, पुराना रास्ता है, कॉलेज स्ट्रीट नाम है उसका, और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बहुत पुराने वहाँ उसके आसपास है। वहाँ एक बुक मार्केट है। मैंने पर्सनली मैंने मेडिकल पढ़ा हुआ था अंडर ग्रेजुएट में। एक मेडिकल कॉलेज भी है वहाँ कलकत्ता में, एक राधा गोविंद कौर मेडिकल कॉलेज, यानी आरजी कौर मेडिकल कॉलेज बोलते हैं। तो अंग्रेज़ी में ही मैंने पढ़ा मेडिकल। अब उसके मेडिकल पढ़ना शुरू करने के 3-4 साल बाद ये कॉलेज स्ट्रीट में कभी पुराने किताबें भी मिलते हैं। अब पुराने किताबें जब हम देख रहे थे यहाँ वहाँ, तो एक बहुत सा पुराना किताब मिल गया, बहुत पुराना भी नहीं, 1910 का किताब, 1910 का किताब। तो वो था एनाटॉमी का किताब, यानी हमारे शरीर के अंग विद्या जो हैं, अंग संस्थान, अंग वंग कहाँ है, वो एनाटॉमी जो समझते हो आप, उसका किताब था। 1910 लिखा हुआ था राधा गोविंदो कौर का, बांग्ला में लिखा हुआ था, सचित्र था, उसमें चित्र भी बने हुए थे जैसे एक एनाटॉमी किताब में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये फर्स्ट एडिशन के शायद 15 साल पहले उसका फर्स्ट एडिशन था, ये था 6वां एडिशन, यानी इसका एक सेल था, इसका एक यूज़ था। और अगर आप देखोगे कि मेडिकल शिक्षा जब शुरू हुआ था एशिया में, मॉडर्न मेडिकल शिक्षा ये कलकत्ता में शुरू हुआ था 1835 में मेरे मेडिकल कॉलेज से। फर्स्ट क्लास बांग्ला में ही पढ़ा था। अब ये चेंज ओवर कैसे हुआ, ये दूसरी बात है। पर ये भी बात है कि एकदम पहले जब अंग्रेज़ी जानने वाले गुट इतने बड़े नहीं थे तब बांग्ला में ही पढ़ाया जाता था। अगर आज आप एशिया में देखोगे, एशिया महादेश में देखोगे कि जो जो कौम तरक्की कर रहा है वो मातृभाषा में कर रहा है। जापान देख लीजिए, चीन देख लीजिए, वहाँ मेडिकल कोई अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ता है ज़्यादातर। रशिया में भी, इनफैक्ट अभी जो बिज़नेस है यहाँ, जिनको मेडिकल में चांस नहीं मिलता है वो रशिया में बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं। उनको 1 साल कोर्स भी करना पड़ता है रशियन में मेडिकल पढ़ने के लिए। ये कॉन्फिडेंस की बात है। और इसी के साथ ज्ञान विज्ञान में आपका जो बुनियादी आपका योगदान क्या है, आप कॉपी मास्टर हो या आप बनाते हो, नया ज्ञान बनाते हो या फिरंगियों का ज्ञान अच्छी तरह से नकल करके आप क्या करते हो, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका इकोनॉमी कैसा बनेगा। आपके इकोनॉमी अगर कॉपी वाला हो तो आप हर वक्त उसका जो पूरा वैल्यू ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉपी करने वाला का वैल्यू उतना नहीं होता है जितना लिखने वाले का होता है। ठीक है। और ये सवाल तो मैं ये छोटे मोटी तरीके से दिया, पर ये ज्ञान हो, विज्ञान हो, समाजी हर चीज़ के लिए सच है कि वैल्यू एडिशन जो होगा
आपका जो इकोनॉमी है ये कैसे उभरेगा, इसके साथ ये आप कौन सा कॉन्फिडेंस पे आप मौलिक ज्ञान बना रहे हो कि नहीं, और मौलिक ज्ञान बनाने के लिए साधन कौन सा होना चाहिए, और दुनिया में कौन कौन से जो एग्जाम्पल्स हैं एशिया महादेश में, वो कौन क्या क्या भाषा में अपने ज्ञान बनाते हैं, इससे अगर आप देखोगे तो हम हर जगह देखेंगे कि हमारे जो इस खेमे में जो लीडर्स हैं, यानी जो बहुत आगे हैं, जो वो कोई दूसरे की भाषा से नहीं बनाता है। जो दूसरे की भाषा से बनाता है वो नकल करता है या कूली होता है दूसरों का। वो दूसरे का माल अपने सर में बोझ लेके यहाँ से वहाँ देना चाहता है, क्योंकि वो समाज जिसका माल वो बोझ वो ले रहा है, वो इकोनॉमी में ऐसा एक जगह में पहुँच गया है कि उसी खर्चे में उनका कोई आदमी ये काम करेगा नहीं। इसलिए हमको बुलाया जाता है और हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस दौर में कुछ बंगाली सोचेगा कि ये बोझ उठाने का जो उसको चांस मिल रहा है, उससे उसका जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, यही उसका कौम का सबसे ऊंचा दर्जा है। अब ये अगर हम लोगों का कौम के लिए हमारा सपना है कि हम किसका बोझ उठाने के लायक हैं, ये अगर हमारे कौम के लिए हमारे सपना है, तो वो बहुत दुख की बात है। अब अगर हम बंगला का जो दूसरा जो जगह है, अगर हम पूर्व बंगाल जो है उसका जो अगर इतिहास देखें, अतीत जो देखें, तो 47 में तकसीम हुआ। 47 में तकसीम जो हुआ वो तो बोला जाता है कि धर्म के नाम पे हुआ, पर वो पूरा स्टोरी नहीं है। 47 में ये सच है कि धर्म के नाम पे तकसीम हुआ, पर बंगाल में ज़्यादातर जो लोग थे, यानी जो बंगाली मुसलमान बंगाली जो थे, उनका जो अधिकार जो थे वो उनके पास ठीक से नहीं थे। तो वो पाकिस्तान के इंजन से वो अपना बोगी जोड़ दिए, इस हिसाब से कि मुसलमान बंगाली का अपना जो अधिकार है वो मिलेगा। 47 में उन्होंने देखा कि उसके बाद जो हुआ, उन्होंने फिरंगियों को बदल के एक उर्दू डोमिनेंस का एक दौर उन पे शुरू हुआ। और ये कभी नहीं होता है कि एक लैंग्वेज डोमिनेंस अपने आप आता है, कभी नहीं होता है। इसके साथ इकोनॉमिक डोमिनेंस आता है, इसके साथ जॉब की डोमिनेंस आता है, इसके बाद अपनी साधन, अपने आप से व्यवहार करने का जो स्वाधिकार हर एक को होना चाहिए, उस पे दूसरे का डोमिनेंस आता है। यानी इसके साथ स्वराज पे दूसरे का डोमिनेंस आता है, यानी इसके साथ गुलामी आता है। तो फिरंगियों को कोई तो नई तरह से गुलाम होने के लिए भगाया नहीं था, और मुसलमान बंगाली भी इसलिए फिरंगियों को नहीं भगाया था। 52 में अब बहुत लोगों को शायद पता है कि भाषा के अधिकार के इशू पे, जहाँ पाकिस्तान में उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाया गया था, उसके अगेंस्ट बड़ा मुहिम चला, गोलियां चली, और उसके बाद मूवमेंट आगे निकलता गया। उसी हिसाब से 21 फरवरी आज सारी दुनिया में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे नाम से जाना जाता है। यानी इंटरनेशनल जब हम बोल देते हैं, इसका मतलब है कि यह हर एक की इशू है, ये सिर्फ बंगला का इशू है नहीं। अगर हम 52 से 71 जब लिबरेशन हुआ पूर्वी बंगाल का बांग्लादेश के नाम पे, उसके बीच में अगर हम देखें कि क्या हुआ यह कि भाषा से शुरू हुआ, क्योंकि भाषा ऐसा एक पेटी था जिसके बीच में सिर्फ भाषा के इशू था नहीं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का इशू था, ऐसे मैं बोल रहा था कि जॉब्स का इशू था, सिविल सर्विसेज में जॉब्स में कौन से
बोली के कौम के लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्चस्व उनका हो रहा था, उसका इशू था। एक कौम की इलाके में पूंजी किसके पास है, इसका भी इशू था। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो गुटखा हो या ये मिनरल वाटर हो या साबुन हो, ये बनता कहाँ है और बिकता कहाँ है, इसका भी इशू था। यानी हर एक ये सब इशू जुड़े हुए हैं, ये दूसरे कुछ इश्यूज नहीं हैं। अगर हम प्री कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में चले जाएं और इंडियन यूनियन में इतिहास के किताबें जो सिखाए जाते हैं कि यहाँ से रॉ मटेरियल्स लिए जाते थे, मैनचेस्टर में बनते थे, यहाँ वापस आते थे, हम खरीदते थे और इस प्रोसेस को गुलामी कहा जाता था। तो अगर एक कौम के पास अपने आप का जितना साधन है उसका पूर्ण विकास करने का अधिकार उसको ना मिले, तब तो वो फिर भी गुलाम रहा। ऐसा नहीं है कि हर एक कौम को हर एक चीज़ करने का साधन होता है, ठीक है, हर एक के पास कुछ कम रहता है, किसके पास कुछ ज़्यादा रहता है, और इसलिए गिव एंड टेक होता है। हमारा जो इंडियन यूनियन है ये एक गिव एंड टेक करने का एक टेबल जिसमें हम बैठते हैं और अपने अपने कौम के हिसाब से हम ये देंगे वो लेंगे, हमारे नीड के हिसाब से, हमारे अलग अलग नीड्स हैं और उसी के हिसाब से हम लेंगे। ये हो सकता था इंडियन यूनियन का एक सपना, पर हमने देखा कि तकसीम के बाद जो इंडियन यूनियन बना, इसमें ये जो हमारे ज़्यादातर कौम जो है पॉलिटिकल इंडियन यूनियन के अंदर, उनके अधिकार अंडर सीरियस क्वेश्चन है। और इस कौम लोगों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाषिक कौम या भाषा के जगह से कौम के थ्रू। और अगर हम देखें कि शिक्षा बोलिए, ज्ञान विज्ञान बोलिए माँ बोली में, या अगर हम बोले कि जो आविष्कार है, साहित्य है, शिक्षा है, चर्चा जो है, इसका हाई पॉइंट अगर हम देखें और उसके बाद झट से जब नीचे होना शुरू हुआ, वो बंगला के लिए भी, पश्चिम बंगला के लिए भी वो भी 47 ही था। तो ये तो होना नहीं चाहिए था। हम लोग तो सोचे थे कि अगर गुलामी चला जाए ये तो हम और उपरेंगे, तो हुआ क्या? कैसे हमारे जो दूसरे हमारे अधिकार जो और भी ज़्यादा होने चाहिए थे वो घट कैसे गए? ये आज बहुत बुनियादी सवाल है और ये बुनियादी सवाल आज ऐसा जगह पहुंच गया है कि हमारे पीठ दीवार पर सट गए हैं और पीछे जाने का अब जगह नहीं है। अभी हम लोगों को एकजुट होके इसका एक फाइट बैक करने का जगह है। और जैसे दीपक ने बोला, ये फाइट बैक कोई वायलेंट सा क्वेश्चन नहीं है। ह्यूमन राइट्स के लिए फाइटिंग बैक एक लोकशाही के अंदर होना चाहिए कि लोगों को एकजुट करना, इस मुद्दों पे लोगों को जागरूक करना, और ऐसे फोरम, ऐसे ज़्यादातर फोरम हमारे राजनीतिक जो नुमाइंदे हैं उनको इस इश्यूज़ पे अवेयर करना, ये सब वो प्रोग्राम्स के अंदर हैं और ये प्रोग्राम्स हुए हैं। सेंथिल जब बोलेंगे वो तमिलनाडु के अंदर बोलेंगे, वहाँ कभी ये भाषा इशू बहुत राजनीतिक तरह से उभरा और उसका प्रभाव आज भी वहाँ है कि इंडियन स्टेट का जो हिंदी को थोपने का जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी अगर कहीं सबसे नाकाम हुआ है तो वहाँ है, और वहाँ भी अभी आक्रमण जारी है। अभी भी नाकाम हुआ है तो बार बार अगर कोई किला है और अगर कोई किला को तोड़ के अंदर जाना चाहता है, वो तो बार बार वार करता रहता है और वार अभी भी चल रहा है। पर क्योंकि वहाँ का पॉलिटिकल क्लास का एक पुराना भाषा की राजनीति से एक संबंध है, तो किला अभी भी गिरा नहीं है। किला अभी भी है, टूटा फूटा है, पर वो अभी गिरा भी नहीं है। और वो हम लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एक एग्ज़ाम्पल होना चाहिए वो,
क्योंकि अगर हम लोग भी, जैसे हम बांग्ला से हैं, दीपक मराठी बोलने वालों से, आप ज़्यादातर पंजाबी बोलने वाले हैं, ये एक एक किला है जो आज बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हिंदी और अंग्रेज़ी का एक कंबाइंड वर्चस्व से, कंबाइंड अटैक से हम गुजर रहे हैं। क्योंकि ये एलीट क्लास का भाषा है, हिंदी और अंग्रेज़ी का, हम इसको एंग्लो हिंदी क्लास कह सकते हैं। ये एंग्लो हिंदी क्लास जो है, ये पूरा इंडियन यूनियन में एक एलीट्स का एक साझेदारी, जो हमारे जो कौम है उनके ज़्यादातर लोगों को अपने अधिकार से दरकिनार करके जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अपने आप में बंटवारा करने का एक साधन है ये एंग्लो हिंदी जो डोमिनेंस है। अगर हम सही मायने में लोकशाही चाहते हैं इंडियन यूनियन में, अगर लोकशाही का मतलब है कि हर एक इंसान का, सिटीज़न का भागीदारी एक तरह से हो, समान हो, तब हम लोग भाषा की अधिकार का प्रश्न को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और बंगाल में तकसीम के बाद जो हुआ वेस्ट बंगाल में, कि ज़्यादातर जो हमारे ज़्यादातर लोग अलग हो गए बंगला भाषी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। हम लोग जो वेस्ट बंगाल में रह गए, फिर क्योंकि धर्म के एक एक्सिस में विभाजन हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि बंगाली कौम में भी तकसीम हो गया। अब ये एक बहुत बड़ा एक डैमेज हुआ जिससे हम आज भी भुगत रहे हैं। क्योंकि बंगाल में आज भी जो हिंदी का जो डोमिनेंस या जो एक ऑलमोस्ट इम्पीरियल जो अटैक है, ये कुछ बंगाली इसको जस्टिफाई करते हैं मुसलमाना की डर दिखा के। और ये इशू हम लोगों को बंगाली जो हैं, पश्चिम बंगाल में जो बंगाली हैं, मोर इम्पोर्टेंटली हिंदू जो हैं पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाली हिंदू जो हैं, ये उनके अंदर ये इशू भी सॉल्व करना है कि ये हमारे एक नेशनल सेटलमेंट का भी क्वेश्चन है। क्योंकि अगर हम अपने आप में ऐसे बटे हुए हैं और अगर हम ज़्यादातर बंगाली जो हैं उनसे डरे हुए हैं, तब तो बहरी इम्पीरियलिज्म के लिए वो तो बहुत ही इजी है निकलना, और बहुत ही इजी है हमारे जो नुमाइंदे हैं उनमें फूट डालना। इसीलिए एक बात ये है, ये भी सच है एक बात, कि फेडरल पॉलिटिक्स जो है इंडियन यूनियन के अंदर हमारे पूरा जो अधिकार है उसको पाने का जो पॉलिटिक्स है, इसका एक लंबा इतिहास भी वेस्ट बंगाल में था। जैसे अगर हम इवन पार्टीशन के पहले अगर हम देख लें, 19 और अर्ली 20s में चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे, वो जो इंडिया का जो कल्पना करते थे उसमें बंगाली नेशन एक कंस्टिट्यूएंट था। तब नेशन का मायने कुछ दूसरा था, इंडिया का मायने भी कुछ दूसरा था। वो एक लोकशाही के ऊपर निर्भर लोगों का एक साझेदारी और भागीदारी का सपना था, और वो सपना हम लोगों को अभी भी साकार नहीं हुआ है। जो हुआ है कि बहुत सारे भाषा गोष्ठी अभी दरकिनार हो गए हैं। अब चित्तरंजन दास का जो उसके बाद जो उनके पॉलिटिक्स के जो उनके खेमे के पॉलिटिक्स के जो लोग थे, उसका जो शिष्य था वो था सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस कोई सेंट्रलाइज्ड इंडियन स्टेट का, यानी कोई हिंदुस्तान स्टेट का कोई नुमाइंदा था नहीं। 47 तकसीम के जस्ट पहले एक छोटा सा इनिशिएटिव था बंगाल में कि
दो बंगालों को एक रखा जाए। उसमें जो खेमा था वो मुस्लिम लीग साइड में वो खेमा था, ज़्यादातर लीड कर रहे थे सोहरावर्दी, जो यूनाइटेड बंगाल के लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और कांग्रेस नहीं बोलूँगा मैं, हिंदू साइड में ही बोलूँगा, हिंदू साइड में उसके नुमाइंदा थे शरद चंद्र बोस, जो सुभाष बोस के एसोसिएट थे, जो उसके एल्डर ब्रदर भी थे, जो चित्तरंजन दास के एसोसिएट थे। सोहरावर्दी भी चित्तरंजन दास के एसोसिएट थे। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेन जो है, ये जो पॉलिटिकल इमेजिनेशन है, इसको हम कंटिन्यूअसली अगर हम ट्रेस करें, इवन तकसीम के बाद, ये सुभाष गुट जब निकल गया कांग्रेस से, तो तब हो गया कि हाई कमांड के एकदम पालतू जो थे वो बंगाल की कांग्रेस के आका बन गए। और ये सिलसिला चला ऑलमोस्ट 15-20 साल। और जब वहाँ लेफ़्ट मूवमेंट उभरा, हाँ लेफ़्ट मूवमेंट क्लास क्वेश्चंस एड्रेस करते हैं, यही उनका दावा है, पर वो ये भी था कि वो एक बंगाली एस्पिरेशन का, उसका भी नुमाइंदा करते थे। वो अगर ना भी करते थे, पीपल उनके थ्रू में वो नुमाइंदगी उनको पुश करते थे उस जगह में। जैसे एक छोटा एग्जांपल मैं देता हूँ, 50 के दौर में एक प्रपोज़ल आया था कि बिहार और पश्चिम बंगाल को एक प्रोविंस कर दिया जाए। ये वो दौर था जब जवाहरलाल नेहरू अपने आप भी ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बहुत अगेंस्ट थे, क्योंकि उनके लिए उनका जो सपने का इंडिया था, क्योंकि वो तो कश्मीरी नाम से ही कश्मीरी थे, कश्मीर से तो कुछ ताल्लुक़ था नहीं उनका। इलाहाबाद में बड़े हुए, दिल्ली में पॉलिटिक्स किए, यानी मिट्टी से जुड़े हुए आदमी तो थे नहीं, बड़े आदमी थे, यानी हवा आकाश में उनका आना जाना था। पर मिट्टी के सवाल जो थे वो उनको उतना पचता नहीं था। वो चाहते थे कि इंसान जैसे हैं वो वैसे ठीक नहीं है, उनको तोड़ मरोड़ के उनके सपने का जो इंसान वैसे बनाया जाए। यानी हम लोगों को, इंसानियत को वो अपमान करते, ये अपमान का एक चीज़ है। अगर आपका इंसानियत मेरे लिए ठीक नहीं है और मैं बोलूँ कि आपको तोड़ मरोड़ के जो शेप में लाऊं वो मेरे लिए ठीक है, तब आपका तो ये वाजिब क्वेश्चन है कि आप मेरे से पूछोगे तू होता कौन है, तू है कौन। अब ये प्रश्न क्योंकि करना समटाइम्स बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ये प्रश्न दूसरे तरह से निकलते हैं, दूसरे प्रॉक्सी इश्यूज से निकलते हैं। जैसे 1950s, जैसे मैं बोल रहा था कि बिहार और बंगाल को जोड़ देने के लिए, और ये भी देखिए एक मूव देखिए कि वो बहुत भाषिक कौम के जगह से बहुत अलहदे थे। वेस्ट बंगाल के सीएम इसके पॉजिटिव थे क्योंकि वो लुल्लू थे, और बिहार का भी था। पर यहाँ कम्युनिस्टों ने तब बहुत ज़्यादा उनका विरोध किया ये यूनियन का, और लास्ट तक बिहार बंगाल का यूनियन नहीं बना। इसी खेमे में अगर हम देखें कि अप टिल 80s लेफ़्ट पार्टीज़ फेडरलिज्म के बहुत बड़े नुमाइंदे थे, और जैसे अनंतपुर शायद डिक्लेरेशन जो था उसका बहुत पॉपुलर एक जगह था वेस्ट बंगाल में। अशोक मित्र जो थे तब फाइनेंस मिनिस्टर, उनके लीडरशिप में बहुत सारा काम हुआ। पर उसके बाद के टाइम में हम देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन जब हुआ, इस टाइम के बाद एलीट ग्रुप्स ये लेफ़्ट पार्टीज़ को कोऑप्ट कर लिए, या ये लेफ़्ट पार्टीज़ ये एलीट गुटों के साथ जुट गए, इसलिए एक वो खेमा भी नष्ट हो गया। तो उसके बाद अब हम लोग फिर से देख रहे हैं कि बंगाल में जो नया जो पार्टी आया है पावर में, तृणमूल कांग्रेस जो है, अब वो अगेन
हम उसी जगह में जा रहे हैं जो वो फेडरल राजनीति की बात कर रहे हैं, वो बंगाल की पार्टी है। तो ये ऐसा एक आग है जो पानी से बुझता नहीं है, क्योंकि ये आग जो है ये हमारे पैदाइशी आग है। अगर आग पैदाइशी है तो यह आग को बुझाने का एक ही तरीका होता है, वो है कि इनका माँ बोली बदल दो, इनका माँ बोली बदल दो, इसका सपना बदल दो, इसका सोचना बदल दो। इनको गुलाम बनाने का सोच मत दो, इसको ऐसा सोच दो कि ये गुलाम बनते भी ना सोचे ये गुलाम है। अगर हम एंग्लो हिंदी जो डोमिनेंस है या इम्पोजिशन है उसका जो कैरेक्टर जब देखें तो आप देखोगे कि पंजाबियों में भी, बंगालियों में भी एक बड़ा कॉन्सेंट लिया जा रहा है, क्योंकि एक आइडिया उनको दिया गया है कि यूनिटी तभी संभव है जब आप अपने भाषा की अधिकार घर में छोड़ के आ रहे हो। ये एक शर्त बन जा रहा है यूनिटी का। तो मैं तो बोलूँगा कि शर्त ये नहीं होना चाहिए, शर्त तो डिग्निटी होना चाहिए, शर्त आत्मसम्मान होना चाहिए। वही होना चाहिए कि बुनियादी शर्त कि मेरा अगर फुल डिग्निटी, मेरा अगर फुल राइट्स, अधिकार अगर हो, तब जब हम भाईचारे में जब मिलेंगे, वो जो यूनिटी होगा वो यूनिटी तो कोई तोड़ भी नहीं सकता है। इसीलिए हमको ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी नाम का जो स्लोगन है और जो इंडियन स्टेट देता है और इन प्रैक्टिस हर जगह इसको दरकिनार करता है, क्योंकि उसके लिए डाइवर्सिटी क्या है? उसके लिए डाइवर्सिटी ये है कि जो बंगाली है, बंगाली हिंदू है, वो दुर्गा पूजा के कुछ दिन एक टाइप के कॉस्ट्यूम पहन ले, हमारे एमपी संसद में जाके रविंद्रनाथ के 2 लाइन बोल दे, आप कुछ कुछ दिन आप भंगड़े कर लो, कोई आके कोई इडली खा लेगा। अब ये है डाइवर्सिटी, ये है पालतू डाइवर्सिटी, क्योंकि इसको आप वो टूरिज़्म जैसा शोकेस कर सकते हो। पर हमारा जो अपना जो अधिकार है, ये तो सिर्फ डाइवर्सिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे बुनियादी जो हमारा जो कौम है, जो हमारा जो सपना है, उसका सवाल है। ये साल में 5 दिन मनाने का सवाल नहीं है, ये जागता सोता हर एक पल में बंगाली होने का, पंजाबी होने का, तमिल होने का सवाल है। और उसके साथ साथ इंडियन यूनियन के सिटीज़न होने का और सिटीज़नशिप के फुल इक्वल डेमोक्रेटिक राइट्स उसको पाने का सवाल है। अगर वो है तो हम लोग ये सब बोलना चाहते हैं कि बंगाल में अगर आप देखिए कि बंगाल का एक 5 मिनट ठीक है, बंगाल का एक स्टेशन से, हावड़ा स्टेशन सबको पता है, उससे अगर हम बर्धमान चले जाएं, उसमें जो ट्रेन का टिकट आपको दिया जाएगा उसमें बंगला नहीं छपा होता है। यानी जिस राज्य में 90% लोग बांग्ला भाषी हैं, वो अपने पैसे से ट्रेन का टिकट खरीद के जो टिकट लेगा उसमें उसको देख के पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितना किलोमीटर दूर है, क्या है, कब ट्रेन छोड़ रहा है। ये ज़्यादती है। मैं मेरा पैसा रखता हूँ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में, उसका हेडक्वार्टर है कलकत्ते में। वो बैंक बना है ईस्ट बंगाल का जो कुमिल्ला बैंक था और 2 एक वेस्ट बंगाल के बैंक था। बैंक नेशनलाइजेशन के बाद 2-3 प्राइवेट बैंक्स जोड़ के नेशनलाइज्ड बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए नाम है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल में, कलकत्ते में। उसका एटीएम में आप चले जाएं और जब पैसा निकालना चाहे, जो अपना आपका अपना पैसा है, एटीएम कार्ड आप घुसाओगे तो बोलेगा चूज़ योर लैंग्वेज, अपनी भाषा आप चूज़ करें। पर उसमें मेरा भाषा तो दिखता नहीं है, उसमें अंग्रेज़ी रहेगा, हिंदी रहेगा। यानी फॉर्म में आप वेबसाइट्स देख लो, इनकम टैक्स, इंडिया का इनकम टैक्स का वेबसाइट्स देख लो, टैक्स तो वो आपसे पूरा चाहते हैं, पर टैक्स भरने का फॉर्म अपनी आपकी भाषा में नहीं वो देगा। आप एयरप्लेन में चढ़ लो,
सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देगा। अगर हम कोलकाता से चेन्नई जाएं, यानी फ़्लाइट में 90% लोग होगा बांग्ला भाषी या तमिल भाषी, उनको फ़्लाइट सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बांग्ला या तमिल में नहीं मिलेगा। यानी हमारा जान भी सेकंड क्लास है। जो हिंदी है, अंग्रेज़ी है, उनका जान की कीमत शायद ज़्यादा होगा। ठीक है, ट्रेन में अगर आप देख लो कि जब आप तार निकालोगे, कैसे फायर एक्सटिंग्विशर में एक इमरजेंसी में जो आपका वो इंस्ट्रक्शंस दिया होता है, वो भी शायद जो हिंदी या अंग्रेज़ी जाने उनके लिए है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स तो बहुत बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल्स आप लोगों को भी यहाँ वहाँ दिखता है। तो हम लोगों को ये बोलना चाहिए कि हम लोगों को मेरा भाषा, मेरा माँ बोली ये बोल के मातम करने के बगैर हम लोगों को एकजुट होना है। ऐसे एक जगह से एक फेडरल लिंग्विस्टिक राजनीति के खेमे के जगह, जहाँ इस इश्यूज़ में हम लोग एक ट्रूली फेडरल डेमोक्रेटिक इंडियन यूनियन बना सके, जहाँ हर एक कौम का पूर्ण अधिकार हो, अपना सपना, अपना वजूद, अपना जो भाषा, सब कुछ इसका पूर्ण विकास जो करने का जगह हो। इंडियन यूनियन वो गोल मेज़ हो जहाँ हम बैठ के अपने बीच लेना और देना का संपर्क कर सके, ना कि ऐसा एक क्लासरूम हो जहाँ अंग्रेज़ी और हिंदी हम लोगों को बोल दे किसको कहाँ बैठना चाहिए, किसको कब उठना चाहिए, किसको मुंह बंद करना चाहिए, और जब अगर कोई आप मुंह खोले तो मुंह आप कौन सा भाषा में खोलेंगे। इंडियन पार्लियामेंट में आप पंजाबी में भाषण नहीं दे सकते हो। इंडियन पार्लियामेंट के कमेटी में आप पंजाबी या बांग्ला में कोई सिफारिश या कोई चिट्ठी नहीं लिख सकते हो। ये जो व्यवस्था है इसका अंत होना चाहिए। और इसलिए आप लोग जो हमको बुलाए हैं, मुझे बहुत खुशी हुआ कि जो इश्यूज़ हैं हमारे भी वहाँ बंगाल में सिचुएशन बहुत नाजुक है, पर हम लोग आशा करते हैं कि आप हम सब मिलके, क्योंकि देखिए हम बार बार यूनिटी की बात कर रहे हैं, हम सब मिलके एकजुट होके ये बोलेंगे कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये स्लोगन आप अपने पास रखो। हम लोगों को नया स्लोगन चाहिए। ये स्लोगन होगा यूनिटी विद डिग्निटी, यानी आत्मसम्मान के साथ एकता। शुक्रिया।